हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है वो कुछ खास रहने वाली है। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो पर्यावरण अध्ययन से रहने वाली है, यानी ईबीएस से रहने वाली है। और ये क्लास खास इसलिए रहने वाली है क्योंकि इस क्लास में हमारे साथ एक नए टीचर जुड़ने वाले हैं। और वो टीचर कौन है? तो खजान सर। और ईबीएस की जो क्लासें हैं या ईबीएस की जो तैयारी है वो खजान सर के द्वारा कराई जाएगी। तो स्वागत करते हैं हम अपने सारथी कोचिंग सेंटर पर खजान सर का। खजान सर आइए और आगे का जो कार्यभार है या आगे की जो क्लास है उसे संभालिए। तो चलिए, आगे की जो तैयारी है या ये जो पेपर है ये खजान सर के द्वारा पूरा कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए खजान सर, स्वागत है आपका हमारे सारथी कोचिंग सेंटर पर। धन्यवाद सर। ठीक है, आशा करता हूँ कि सभी लर्नर्स अच्छे होंगे। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज़। जो सब्जेक्ट रहेगा जो मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर अपना बैकग्राउंड बोलूँगा तो मेरा जो है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से है, इसीलिए मैं आपको क्या है एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में मैं 2021 का यूटेट का जो पेपर है उसके पीवाईक्यू कराऊंगा। और पीवाईक्यू में हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न, जैसे 2021 से 2022 में कितना चेंजेस आया है प्रश्न में, और 22 से 23 में, इसी तरह से 2025 तक। तो पहला क्वेश्चन जो 2021 का है वो है, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ये हल्के पदार्थ की बनी होती है, दूसरा ऑप्शन है ये आबिशी पदार्थ की बनी होती है, तीसरा ऑप्शन है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है, चौथा ऑप्शन है ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। तो इसका जो आंसर है वो आप टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। मैं आपको अभी इसका आंसर बताता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, जो प्लास्टिक की प्लेटें हैं उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ये आबिशी पदार्थ की बनी होती है। आबिशी पदार्थ मतलब अगर हम इन्हें दोबारा से उपयोग करेंगे तो क्या है, इसमें सूक्ष्म जो कीटाणु है वो आ जाएंगे, जिससे क्या है भोजन दूषित हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम क्या, हमारे स्वास्थ्य पर क्या है बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब जो यही क्वेश्चन है इसमें इंग्लिश में जो दिया है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स विच आर थ्रोन अवे आफ्टर ईटिंग फूड शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज, यहां पे दोबारा मतलब दोबारा यानी कि रीयूज की बात नहीं की गई है। इंग्लिश में जो है रीयूज की बात नहीं की गई है, और जो बोर्ड है वो ज्यादा इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटी देता है। इस हिसाब से ऑप्शन डी आंसर होगा। दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मतलब ये इनका क्या है, जीवाणुओं के द्वारा क्या है अपघटन नहीं किया जा सकता है। अब अपघटन नहीं किया जा सकता है तो इसीलिए क्या है, हमें इन्हें यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आंसर जो है देखो, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की प्लेटों का हमें उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होती है गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। और उपयोग दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्या है विषैले पदार्थ जो है हमारी प्लेटों में आ जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ
वन टाइम यूज के लिए बनी होती है, मतलब एक बार यूज करने के लिए बनी होती है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये, विश्व का सबसे तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व का सबसे तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है पवन और ऑप्शन डी है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वन। विश्व का सबसे तेजी से जो प्राकृतिक संसाधन है वो वन कम हो रहा है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऑप्शन बी है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन सी है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर डी है टीम भावना को बढ़ाना। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। इससे क्या है, एक्सपीरियंस मिलेगा छात्रों को। ठीक है, शैक्षणिक भ्रमण होगा तो प्रत्यक्ष मतलब सामने देखने वाला अनुभव मिलेगा। पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास का जो आवरण होता है, ठीक है, तो वो क्या है, सामने देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, ऑप्शन बी है पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, ऑप्शन डी है शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। अब इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो है पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना। ठीक है, ऑप्शन डी शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना ये भी है, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है हमें वो देना है। ठीक है, वो ऑप्शन बी क्या है, हमारा आंसर है पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, टॉपिक को क्या है तुरंत बदल देंगे, ऑप्शन सी है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ऑप्शन डी है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। अब इसका जो आंसर है वो है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी। ठीक है, बहुआयामी मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुआयामी बुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस और दृश्य श्रव्य मतलब जिसको देखा भी जा सके और सुना भी जा सके, ऐसी सामग्रियों का क्या करेंगे हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिससे क्या है बच्चे पाठ में रुचि लेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन नंबर 126 से है 128 तक, ये इस पीडीएफ में विजिबल नहीं है, अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, तो हम इसको दोबारा से टाइप करके आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करेंगे। हमारे जो सारथी कोचिंग सेंटर का टेलीग्राम चैनल है, और पीडीएफ के माध्यम से दूसरे लेक्चर में भी हम इसे पढ़ा देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 129 में
क्या है, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है घास का मैदान, ऑप्शन सी है झील, ऑप्शन डी है सागर। तो आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सागर। ठीक है, सागर क्या है हमारा? रे पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक है कान्हा, ऑप्शन नंबर बी है पेरियार, ऑप्शन नंबर सी है कार्बेट, ऑप्शन नंबर डी है राजाजी। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट। और कहां पर है ये? उत्तराखंड में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, जितने भी अभयारण्य है, वो सारे के सारे हमारे एसएसटी के सर नेगी सर क्या है, आपको एसएसटी में पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 131, 131 में, गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है, ऑप्शन नंबर सी है यह पर्यावरण हितैषी है, ऑप्शन नंबर डी यह आसानी से आग पकड़ लेती है। अब लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि क्या है, यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। ठीक है, यह क्या है, आसानी से उपलब्ध और सस्ती है, इसीलिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 132। ठीक है, इसमें बताया है कि मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है। मतलब मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? बोल रहा है कि मृदा अपरदन इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन के द्वारा रोका जा रहा है। मतलब जैसे कि ऑप्शन नंबर एक है वनों का विकास करके। ठीक है, यानी कि वृक्षारोपण, वृक्षारोपण करके। ठीक है, वनों की कटाई। ठीक है, डी फोरेस्टेशन, फोरेस्टेशन। ठीक है, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, मतलब खाद जो हम डालते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर, उसका अत्यधिक उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। जंतुओं द्वारा अतिचारण, यानी कि पशुओं के द्वारा क्या है, घास का अतिचारण करें। ठीक है, तो उससे हम क्या मृदा अपरदन रोक सकते हैं? नहीं। तो इसका आंसर क्या है, वनों का विकास करके। ठीक है, आंसर क्या है, वनों का विकास करके। अब मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? 1986 में, 1988 में, 1990 में या 1983 में? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या है, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बताया है कि रेडियो एक्टिवता की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिवता की तीव्रता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? डेसिबल में या फिर क्यूरी में, ऑप्शन सी है हर्ट्ज में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, क्यूरी में। क्यूरी में क्या मापी जाती है, रेडियो एक्टिवता की तीव्रता मापी जाती है। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाएगी, डेसिबल में। हर्ट्ज में ध्वनि की
ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाएगी? हर्ट्ज में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बताया है 135 क्वेश्चन में माइकोराइजा पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है साइकस में, ऑप्शन बी है गुलाब में, ऑप्शन सी है पाइनस में, ऑप्शन डी है बुरांश में। तो माइकोराइजा पाया जाता है किसमें? पाइनस में, चीड़ में, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिनिटस रोग में होता है, ठीक है। टिनिटस रोग में क्या होता है? ऑप्शन ए है कान से निरंतर घंटी की आवाज, ठीक है। ऑप्शन बी है कम दृष्टि, ऑप्शन सी है सूखी त्वचा, ऑप्शन डी है हृदय की धीमी धड़कन, ठीक है। तो टिनिटस रोग में क्या होता है? कान से निरंतर घंटी की आवाज सुनाई देती है टिनिटस रोग में, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137वें नंबर पे, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है एक्स किरण, ठीक है। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड पार्टिकुलेट मैटर कण, ठीक है। ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब वायु प्रदूषक क्या होता है, ठीक है, ठीक है, हानिकारक गैसें जो हमारे वायुमंडल में है, ठीक है, जो हमारे, ठीक है, श्वसन संबंधित रोग या विकार हमारे शरीर में उत्पन्न करती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? वायु प्रदूषक कहलाती है। जैसे कि गैसें या फिर कण, ठीक है, बारीक कण जैसे। अब इसमें कौन सा आंसर है? एक्स किरण क्या है? वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी सारी क्या है? ये वायु प्रदूषक है, ठीक है। अब इसमें पूछा था वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। इसमें आता है, देखो इसमें मास्क भी आते हैं जो हम क्या है लगाते हैं। एक आता है 2.5, ठीक है, PM, ठीक है। एक आता है 5 PM, ठीक है। मतलब जो कण का आकार है 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे जो कण होते हैं, ठीक है, उसके लिए स्पेशली क्या आते हैं? मास्क आते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 138 नंबर पे, लघु हिम युग के लिए उत्तरदायी कारक है। लघु हिम युग के लिए उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन ए है वृक्षारोपण, ठीक है। ऑप्शन बी ज्वालामुखी धूल, ठीक है। ऑप्शन सी अत्यधिक यातायात वाहन, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषक। अब जो ये लघु हिम युग है, ठीक है, लघु हिम युग ये कहां से कहां तक था? 1300 ईस्वी से, ठीक है, 1850 ईस्वी के बीच में। और इसमें क्या हो गया था? बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, और ये किसके कारण हुई थी? ज्वालामुखी धूल के कारण, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती, इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए गहरा तालाब, ऑप्शन नंबर बी पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी पक्का तालाब, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर है पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अब जो पानी में घुलित ऑक्सीजन है यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर पानी में ऑक्सीजन की डिजोल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो क्या है, मछलियां मर जाती है। ठीक है, तो पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण क्या है, मछलियां मर जाती है। वो चाहे मछलियां चाहे तालाब में हो चाहे नदी में हो। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया। इसका कारण है, अब इसका क्या कारण है, ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन यानी कि पानी का वाष्प के रूप में परिवर्तन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक क्या होता है, श्वसन गुणांक, ठीक है, श्वसन गुणांक होता है CO2। ठीक है, CO2 जो उत्पन्न हो रही है, ठीक है, और O2 का जो उपभोग हो रहा है, उपभोग। इसके अनुपात को क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक। ठीक है, श्वसन गुणांक, श्वसन गुणांक क्या बोलते हैं, श्वसन गुणांक किसके अनुपात को बोलते हैं, CO2 जो उत्पन्न हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न हो रही है और ऑक्सीजन का जो उपभोग हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक। अब इसका जो आंसर है वो है राइजोबियम जीवाणु। मटर बोने के बाद, क्योंकि जो दालें होती है उसकी जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसी वजह से मटर बोने के बाद जब गेहूं बोते हैं तो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 141। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कूट है, मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। ठीक है, दूसरा है मृदा एक प्रमुख संसाधन है। ठीक है, तीसरा कूट है, सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है पहला एवं दूसरा सत्य है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पहला एवं तीसरा सत्य है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दूसरा एवं तीसरा सत्य है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पहला दूसरा एवं तीसरा सत्य है। तो इसमें जो पहला है, मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है, ये सही है। मृदा एक प्रमुख संसाधन है, ये सही है। सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती है, ये क्या है, ये सही नहीं है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर ए सत्य है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142। ठीक है, इसमें निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है, सबसे प्रमुख तत्व। ठीक है, अब जो बोर्ड है उन्होंने उपयोगिता के आधार पे बताया, उपयोगिता के आधार पे। ठीक है, कौन सा होगा, एल्यूमिनियम ऑप्शन नंबर ए, बी लोहा, सी ऑक्सीजन और डी सिलिकॉन। ठीक है, तो इसमें से एल्यूमिनियम क्या है, आंसर है इसका।
जो बोर्ड ने दिया था। अब प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर कौन सा होगा? प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पे ऑक्सीजन O2 कितना होगा? 46.6%। ठीक है, फिर आएगा एल्यूमिनियम, ठीक है, 27.7%। ठीक है, फिर आएगा सिलिकॉन, ठीक है, 8.1%। फिर आएगा आपका आयरन Fe 5%। ठीक है, ये क्या है? प्रमुख जो तत्व है उनका मैंने परसेंटेज बता दिया है। ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, 3.6%। ठीक है, और सोडियम बता ही देता हूं दूसरे भी, 2.8%। ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, 2.6%, और आपका लास्ट है मैग्नीशियम 2.1%। ये क्या है? प्रतिशत के अनुसार जो है पृथ्वी की क्रस्ट में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? वनावरण, ठीक है, ठीक है, किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है, भारत में निम्न में से, ठीक है, किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंधीय नम सदावर बहार वन, ठीक है। ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ठीक है। ऑप्शन डी है शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ठीक है। बाकी वन कहां पर कितने और भारत में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं वो हमारे एसएसटी के सर, नेगी सर जो है आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। और जल्दी हमारे सारथी कोचिंग सेंटर ऐप पर नए बैच क्या है स्टार्ट होने वाले हैं। 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे यूटेट के पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कराने के लिए। और जल्दी हम अब हमारे बीच में क्या है यूटेट का जो है नोटिफिकेशन भी आने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या है कंटिन्यू पढ़ाई में लगे रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 144। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? एक प्रजाति के विलुप्त होने के लिए प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकीय विलोपन, ठीक है। ऑप्शन बी है सामूहिक विलोपन, ठीक है। और ऑप्शन सी है स्थानीय विलोपन। ऑप्शन डी है जैविक विलोपन। जब क्या होगा सामूहिक विलोपन होगा, ठीक है, समूह पूरा समूह ही गायब हो जाएगा, तो उसमें क्या एक प्रजाति क्या है हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? ठीक है। ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है। ऑप्शन नंबर डी विश्व में जल की कुल मात्रा लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। अब इसका जो आंसर है जो आयोग बोर्ड ने दिया है हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और अगर हम पानी का पुनः प्रयोग यानी कि ट्रीटमेंट करेंगे भी तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम पानी क्या है वेस्ट हो, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसमें एक चीज और बता रहा हूं मैं कि जो
विश्व का 97% जल क्या है, लवणीय जल है, ठीक है, और 3% क्या है, 3% क्या है, मीठा जल है। और उसमें से भी ज्यादातर परसेंट क्या है, 1.7 क्या है, ग्लेशियर, उसके रूप, ग्लेशियर के रूप में है, मतलब हिम, ठीक है। तो बहुत कम मात्रा में जो है हमारे पास जल क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। और जो बाकी बचा उसमें से भूमिगत जल भी है, ठीक है, जो मीठा जल है जिसे हम पी सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ज्यादा डिटेल में जल के बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में, सबके बारे में हमारे ऐप पे जब बैच लॉन्च होगा तो उसमें हम सारथी कोचिंग सेंटर ऐप पर क्या है, डिटेल में थ्योरी करेंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, सब। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है, डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन। तो इसका सही आंसर क्या है, हाइड्रोजन। अब डीजल क्या करता है, जब जलेगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और अगर पूर्ण रूप से नहीं जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो प्रदूषण तो करेगा ये। और कोयला, कोयला अपूर्ण रूप से जलता है ज्यादातर, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। केरोसिन, और ये क्या है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहां पे कोयले में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ठीक है गैस। अब जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब ईंधन के रूप में प्रयोग हो तो क्या है, जल के अणुओं के रूप में टूटेगा, ठीक है, यानी कि जलवाष्प के रूप में, ठीक है। तो ये क्या है, कम प्रदूषण करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है, अजैविक घटक है, ठीक है, एबायोटिक, ठीक है। अब पौधे, ये क्या है, ऑप्शन ए है पौधे, ठीक है, ये क्या है, जैविक। ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है ह्यूमस, ऑप्शन डी है बैक्टीरिया। तो पौधे क्या है, जैविक, कवक क्या है, जैविक, बैक्टीरिया क्या है, जैविक। तो अजैविक कौन सा है, ह्यूमस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ह्यूमस क्या होता है, काले, ह्यूमस क्या होता है, काले और भूरे, भूरे, काले और भूरे रंग का क्या होता है, सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, काले एवं भूरे रंग का सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, ह्यूमस, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है, यूवी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, पैराबैंगनी किरणें, जब पैराबैंगनी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाएंगे तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, जो पहला जो यहां पे कूट दिया है, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, दूसरा है फेफड़ों की क्षति, तीसरा है त्वचा का कैंसर, और चौथा है आमाशय के अल्सर। इसमें से जो सही है वो है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति और त्वचा का कैंसर। प्रतिरक्षा यानी कि रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता कम हो जाना, ठीक है। अब इसमें कौन सा है, पहला और तीसरा सही आंसर तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। और फेफड़ों की क्षति किससे होता है, वायु प्रदूषण में जो, या फिर वायु में हानिकारक तत्व की वजह से क्या होगा,
फेफड़ों की क्षति। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। ठीक है, इसमें बताया है फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से? ऑप्शन ए है दांत, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है किडनी और ऑप्शन डी है मस्तिष्क। ठीक है, तो फ्लोराइड फ्लोराइड मुख्य रूप से प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दांत। ठीक है, अब फ्लोराइड, अगर फ्लोराइड इसकी जो मात्रा है, ठीक है, फ्लोराइड फ्लोराइड ठीक है, इसकी जो मात्रा है जब 1 mg पर लीटर से कम होगा, 1 mg पर लीटर से कम हो जाएगी तो क्या है, दांत का पीलापन क्या होगा, दांत का पीलापन। ठीक है, और जब इसकी मात्रा 1.5 mg पर लीटर से ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, बोन डिफॉर्मेशन। ठीक है, हड्डियां क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, प्रश्न नंबर 150। ठीक है, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार है। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी है जल प्रदूषण, ऑप्शन सी है मृदा प्रदूषण और ऑप्शन डी है शोर प्रदूषण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु में उपस्थित, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ सल्फर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये आएगा NO और NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें ये क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर क्या बनाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, और ये बारिश के साथ मिलकर के क्या है, ताजमहल के जो, ठीक है, ताजमहल के जो को अधिकतम क्या है, प्रभावित कर रहा है, क्या कर रहा है, ताजमहल के जो पत्थर है उसका संक्षारण कर रहे हैं। संक्षारण यानी कि कोरोजन, संक्षारण यानी कि क्या कर रही है, कोरोजन। ठीक है, डीके कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अजू भाई